साल 1973 में सऊदी किंग शाह फैसल के एक फैसले ने यूएस की इकोनॉमी को अपने घुटनों पर गिरा दिया था। यूएस का इसराइल को उनकी जंग में सपोर्ट करना कितना महंगा पड़ सकता था, ये उनके होशो हवास में भी नहीं था। अमेरिका में गैस स्टेशन पर लंबी लंबी लाइंस, शहरों में पैनिक और महंगाई का तूफान बढ़ गया। 1973-74 oil embargo led to nationwide fuel shortages. एक इकोनॉमी जो सुपर पावर थी वो कुछ ही महीनों में कोलैप्स कर गई थी। और उस एक फैसले का कितना बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट होना था वो हमें आज के दिन भी नजर आता है। लेकिन क्या यही डिसीजन किंग फैसल की मौत की वजह बनी? इसका जवाब आप वीडियो के एंड पर कमेंट्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। साल 1970s के आगाज में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक ने दुनिया की ऑयल मार्केट पर अपनी मजीद पकड़ बना ली थी। ओपेक एक ऐसी तंजीम थी जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला जैसे मुल्क शामिल थे जो अपने ऑयल के रिसोर्सेज पर इख्तियार और ताकत हासिल करना चाहते थे। साल 1973 तक ओपेक के पास दुनिया के तेल का 56% हिस्सा था, जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा सोर्स था। ओपेक का मकसद सिर्फ तेल बेचना नहीं था। इन मुल्कों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो प्रोडक्शन और प्राइसेस को कंट्रोल करके अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करेंगे और दुनिया पर अपनी ताकत का असर डालेंगे। जैसे जैसे तेल का इस्तेमाल और इसकी अहमियत बढ़ती गई, वैसे वैसे ओपेक का दुनिया में अपना मकाम भी बढ़ता गया। ये वो वक्त था जब ओपेक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग पावर बन चुकी थी और आने वाले वक्त में इनका एक फैसला पूरी दुनिया के लिए एक शौक साबित होने वाला था। ओपेक की ताकत के साथ एक और रिश्ता भी कायम हो रहा था जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर डालने वाला था। वो था सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच मजबूत होता हुआ रिश्ता। सऊदी अरब तेल के सबसे बड़े सप्लायर में से था और अमेरिका इस तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था। ये दोस्ती सिर्फ ऑयल तक महदूद नहीं थी। अमेरिका ने सऊदी अरब को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया, जिसके बदले में सऊदी अरब ने अपने ऑयल रिजर्व्स का दरवाजा खुला रखा। यूएस और सऊदी अरब के दरमियान ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिश्ता दोनों के लिए जरूरी था। अमेरिका को अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्री चलाने के लिए सस्ता तेल चाहिए था और सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमेरिका का टेक्निकल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था। लेकिन दोनों मुल्कों का ये रिश्ता एक नाजुक बैलेंस पर था जो मिडिल ईस्ट में किसी भी तनाज़े की सूरत में खतरे में पड़ सकता था। अक्टूबर साल 1973 में यौम किपुर वॉर शुरू हुई। ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और इंटेंस जंग थी। ये जंग उस दिन हुई जो यहूदी रिलीजियस कैलेंडर का सबसे मुकद्दस दिन यानी यौम किपुर माना जाता है। इस दिन को चुनकर इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इसराइल पर हमला किया ताकि अपने खोए हुए रीजन्स जो पहले साल 1967 के 6 डे वॉर में इसराइल ने कब्जा कर लिए थे वो वापस हासिल किए जा सकें। जंग के शुरू में इजिप्ट और सीरिया को अपने कुछ इलाके वापस मिल गए और जैसे ही इसराइल ये जंग हारने लगा तो उसे अपने एलाइज खासकर अमेरिका के सपोर्ट के साथ इस जंग को वापस कंट्रोल में लेने का मौका मिला। जंग के आगाज से पहले ही सऊदी अरब ने यूएस को वार्न किया था कि वो यौम किपुर वॉर में इसराइल का साथ ना दे। किंग फैसल और सऊदी लीडरशिप ने क्लियर कट तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया तो उसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने ये मैसेज इग्नोर करते हुए इसराइल को मिलिट्री सप्लाईज और इकोनॉमिक सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जो कि अरब ममालिक को बुरी तरह प्रोवोक करने वाला कदम था। अक्टूबर साल 1973 में जब अमेरिका ने अपनी जेब इसराइल पर खाली कर दी तो सऊदी लीडरशिप ने ओपेक के अरब मेंबर्स के साथ मिलकर एक फैसला किया। वो फैसला उन तमाम मुल्कों पर ऑयल एम्बार्गो इंपोज करने का था जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं। ये फैसला सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि अरब मुल्कों की तरफ से एक ताकतवर जवाब था। सऊदी अरब और दूसरे ओपेक मुल्कों ने 16 दिसंबर साल 1973 को ये एम्बार्गो फॉर्मली अनाउंस कर दिया। इस एम्बार्गो के साथ यूएस में शदीद पैनिक और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। ऑयल की सप्लाई रुकने से एकदम ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगी और इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी थी वो हिल गई। ये वो वक्त था जब लोग गैस स्टेशन पर लंबी लंबी लाइन्स में लगे हुए थे और अमेरिका के शहरों में तेल की शॉर्टेज और महंगाई का तूफान बढ़ गया।
एम्बार्गो लगने के कुछ ही महीनों में ऑयल प्राइसेस 400% तक बढ़ गई। जो कीमत पहले $3 पर बैरल थी वो बढ़कर $12 पर बैरल हो गई थी। और साथ ही साथ अमेरिका में स्टैगफ्लेशन शुरू हो गई, एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन जिसमें महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ बढ़ते हैं, जो कि पहले इतनी सीवियर नहीं थी। पब्लिक और बिजनेसेस दोनों ऑयल शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर हो गए। गवर्नमेंट ने राशनिंग और कंजर्वेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए, जिसमें स्पीड लिमिट्स और फ्यूल कंजम्पशन में रिडक्शन शामिल था। साल 1974 में यूएस इन्फ्लेशन रेट 11% तक पहुंच गई, जो कि पहले के एवरेज की दुगनी थी। ये महंगाई सबसे ज्यादा फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में देखी गई। ऑयल क्राइसिस के बायस इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और लोग बेरोजगार होने लगे। साल 1974 में यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 7% तक पहुंच गया, जो उनकी इकोनॉमी के लिए अजाब बन चुका था। साल 1973 और 74 में स्टॉक मार्केट में भी मेगा लॉसेस हुए। जब क्राइसिस बढ़ता गया तो यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने सऊदी अरब के किंग फैसल से डायरेक्ट टॉक्स और डिप्लोमेटिक्स चैनल्स का सहारा लेना शुरू किया। निक्सन ने मिडिल ईस्ट में अमन बरकरार रखने के एफर्ट्स को बढ़ाने का वादा किया और इसराइल के साथ पीस टॉक्स एनकरेज करने की ऑफर की, ताकि अरब मुल्कों को कन्विंस किया जा सके। दूसरी तरफ सऊदी लीडरशिप ने कहा कि वो पीस के लिए कमिटमेंट और मिडिल ईस्ट के मसाइल का एक फेयर सोल्यूशन चाहते हैं, जिसमें इसराइल अपने ऑक्यूपाइड रीजन से बाहर आ जाए। मार्च साल 1974 में कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और निगोशिएशंस के बाद सऊदी अरब ने ऑयल एम्बार्गो को लिफ्ट करने का फैसला किया। ये ऑयल एम्बार्गो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस एक फैसले ने ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एनर्जी पॉलिसीज को बदल कर रख दिया। अमेरिका और यूरोप ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज पर फोकस करना शुरू किया। अमेरिका में साल 1975 में एनर्जी पॉलिसी और कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मजबूत करने का प्लान था। यूरोप में भी इसके साथ एनर्जी सेविंग कैंपेन्स और फ्यूल राशनिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। ऑयल एम्बार्गो के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने न्यूक्लियर एनर्जी को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। फ्रांस ने न्यूक्लियर एनर्जी को अपनी एनर्जी मिक्स का हिस्सा बनाया और साल 1974 के बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की तादाद बढ़ गई। आज भी फ्रांस अपनी एनर्जी नीड 70% न्यूक्लियर पावर से पूरी करता है। इस क्राइसिस ने अरब कंट्रीज को न सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि पॉलिटिकल पावर भी दी। मिडिल ईस्ट ने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में अपनी इंपॉर्टेंस को मजीद एस्टैब्लिश किया। इसके बाद से अरब और ओपेक के मेंबर मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को ग्लोबल डिप्लोमेसी में ज्यादातर वैल्यू और कंसिडरेशन मिलने लगी। इस ऑयल एम्बार्गो ने ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर करने की सोच को प्रमोट किया, जिसकी वजह से विंड और सोलर एनर्जी पर रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इस ट्रेंड ने आने वाले डेकेड्स में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बड़े डेवलपमेंट्स को जन्म दिया और यही वो इवेंट था जिसके बाद से कभी ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं रहे। 25 मार्च साल 1975 को शाह फैसल को असैसिनेट कर दिया गया, जब उनके अपने नेफ्यू ने उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां मारी। किंग फैसल की डेथ आज भी एक कंट्रोवर्सी मानी जाती है, क्योंकि यही सवाल उठता है कि क्या आज के दौर में सऊदी अरब यूएस के खिलाफ ऐसा स्टेप ले सकता है। आज हम 2024 की तरफ देखें तो सऊदी अरेबिया और यूएस का रिश्ता एक बिल्कुल नई सूरत में सामने आता है। The blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia and इस वक्त भी जब इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट अपने एक्सट्रीम पर है और अमेरिका इसराइल को ओपनली सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगा जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान हो। दिस इज द रियलिटी वी लिव इन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।